अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता। उन यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे और उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया। मौलिक कारण यह था कि अंग्रेज की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन तथा अनुकूल राजनीतिक स्थितियों ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी थी। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। 1599 में एक दुस्साहसी व्यापारी मिल्डेन हॉल भारत आया था। महारानी एलिजाबेथ का प्रथम चार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूरब में व्यापार करने के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। प्रारंभ में यह विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किए गए, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों की एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भेजा जाता था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी थी। अपनी प्रथम व्यापार यात्रा में डच कंपनी की तुलना में कम आमदनी हुई। इसके बावजूद अंग्रेज कंपनी की एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निदेशकों का समूह था, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा से होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार, विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त होने के द्वीप तक केंद्रित रहा। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ होता रहा। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं, विशेषकर कपड़ों के महत्व को समझा और वे उसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे। गुजरात में सूरत के कारखाने खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो 1609 में दरबार आगरा में पहुंचा, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जब 1611 में कैप्टन मिल्डेन हॉल ने सूरत के निकट स्वाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को परास्त किया, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे पूर्व 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। बाद में पश्चिमी तट के अनेक स्थानों पर उन्हें कारखाना खोलने की अनुमति मिली। हॉकिंस और थॉमस रो। जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। सन 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया, जो 1619 तक वहां रुका। यद्यपि वो मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल शासक ने विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाजों को लूटना और नष्ट करना जारी रखा। भारतीय जहाजों से भारी हर्जाना वसूल करते थे। इन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी, संधियों, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। 1620 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1633 में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। अंग्रेज का व्यापारिक विस्तार। पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। 1623 तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भरूच और अहमदाबाद में कारखाने खोले गए और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। 1625 में अंग्रेजों ने सूरत में किलेबंदी की। इससे उनकी क्षेत्र विस्तार की और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डचों और मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण में भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
1622 में अंग्रेजों ने ओरमुजपुर पर कब्जा किया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी क्योंकि इसके पश्चात वे पुर्तगालियों के आक्रमण से हो गए। अंग्रेजों ने 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर ले लिया। मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने तथा अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1640 में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया, जिसके भीतर कारखाने खोले गए। 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत में पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नजदीक आ गए। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिसमें दहेज के रूप में उसे बम्बई टापू मिल गया। चार्ल्स ने इसे 10 पाउंड वार्षिक के मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया और धीरे धीरे सर चार्ज ऑक्सनडेन, जेराल्ड ओंगियर और सर जॉन चाइल्ड के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 में ओडिशा के बालासोर और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए गए। बिहार में पटना और बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में भी कई कारखाने खुले। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और सोडा देश के अंदरूनी हिस्से में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651, 1656 और 1672 में प्राप्त फरमानों से उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी। कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत। 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आमंत्रित किया। 1691 में फरमान द्वारा एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सूतानती में एक कारखाना स्थापित किया और इसे किलेबंद कर लिया। 1696 में एक जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दी। 1698 में 1200 रुपए में कंपनी ने जमींदार अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया। इससे उन्हें सूतानती, गोविंदपुर और कलिकता गांव की जमींदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंतर्गत 3 प्रमुख बंदरगाहों बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती में था। कलिकता नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। तत्पश्चात इस बस्ती में तेजी से विकास हुआ। फर्रुखसियर फरमान एवं कंपनी का विस्तार। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटे और विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1717 में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा, जिससे 1691 के फरमान में नियमित सुविधाएं गुजरात एवं दक्कन में बढ़ा दी गई। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। इसके अंतर्गत पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार को प्रदान किया गया। दूसरा, 10,000 रुपए सालाना राशि देने की एवज में सूरत में सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। तीसरा, कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले कंपनी को 30,000 रुपए की एक रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी। चौथा, बंगाल में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की भी घोषणा की गई। पांचवा, कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकार को बनाए रखा गया और उस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी गई इत्यादि विशेषाधिकार शामिल थे। पुर्तगालियों एवं डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। स्वयं को स्थापित करने में एक ओर अंग्रेज कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगालियों और डचों से भी लोहा लेना पड़ा।
17वीं शताब्दी के दौरान 3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हो गई। 1634 में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने की अध्यक्षता और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। 1654 में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 1661 की संधि के अंतर्गत भारत के डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए। डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों ने मसाले के व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित किया था, अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया से अंग्रेजों को भी मार भगाया था। यद्यपि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी। उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिंसूरा, कासिम बाजार, बरंगगोर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन में अपने कारखाने भी खोल रखे थे। डच अंग्रेज की अपेक्षा अधिक सुरक्षित स्थिति में थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमाए रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव भी नहीं था। 1653-54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेजों की शत्रुता मुठभेड़ की स्थिति में पहुंच गई। इसी समय डच जहाजी बेड़े स्वाली के निकट पहुंच गए और अंग्रेजों को सूरत में कारोबार स्थगित करना पड़ा। 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों को भारत की भूमि से निकालने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने देसी व्यापार तक स्वयं को सीमित कर लिया। 18वीं शताब्दी में डचों का तेजी से पतन हुआ। अंग्रेजों के विशेषाधिकार में वृद्धि हुई और उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंत में 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से निकाल बाहर किया, जिससे उनका भारत में अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गए। अंग्रेजों के व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव। अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना एकाधिकार कर लिया। अंग्रेज भारत से वस्त्र, नील, सोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करने लगे। अपने समकालीन यूरोपीय तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया, ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे। 1764 ईस्वी में बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को स्वरूप प्रदान किया।